morning student. I am विक्रम कुमार गौरव। जैसा कि बेटा हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से अब तक हमने 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जो पहले चैप्टर का था, पहले चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने ये अब तक देखा है 4 लेक्चर तक कि उसके पहले शुरुआत में मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको लाइफ स्टाइल के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके आगे हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होती है, उसकी प्रक्रिया को देखा था। फिर वो जो प्रजनन था वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें हमने आपको याद होगा कि बता रखा है, 2 टाइप्स के होते हैं। आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 एंड 4 में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नियर अबाउट हमने सारे जो एनसीईआरटी में मेंशन थे वो सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं, और मुझे आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। जो भी यदि डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको लेक्चर के दौरान बता दूँगा। याद रखिएगा कि हम यहाँ पे जो बेटा ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आपका, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपसे दूर हूँ। बिल्कुल ये समझिए कि आप मेरे सामने हैं, मैं देख रहा हूँ कौन कौन कैसे पढ़ाई कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो आप जितनी मैं मेहनत से यहाँ पे आपको प्रिपेयर करके आपको तैयार करके पढ़ा रहा हूँ बेटा, उतनी ही मेहनत से आशा करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ रहे होंगे घर पे। रही बात नोट्स की, तो जैसे ही लेक्चर आपका समाप्त होता है या बीच में मेरी नोट तैयार हो जाएगी तो मैं आपको नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 5 में देखते हैं। सॉरी, आपका चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने यदि देखा जाए कल हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में बहुत सारे जो छूटे हुए थे वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो चल रहा था बेटा, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। याद रखिएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अब तक क्या क्या मेथड देखे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल टाइप रिप्रोडक्शन, इसे यूनिपेरेंटल टाइप रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जिसमें एक ही जिम्मेदारी भाग मिलता है। वो सारे हमने लेक्चर के दौरान डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने इसमें भी कई मोड से होता था, तो उसमें हमने देखा था, आपको फर्स्ट देखा था बेटा बाइनरी फ्यूजन। ध्यान रखिएगा, बाइनरी फ्यूजन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें होता है वो सारे भी बता रखे हैं, जैसे पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ, यूग्लिना हुआ। इनमें अधिकतर आपको क्या होता है कि आपको बाइनरी टाइप से ही रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा मेथड हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो था आपको बाई बडिंग के द्वारा देखा था। तो जो ईस्ट हमने पढ़ा हुआ था, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ था कि बडिंग, कि आपको जो ईस्ट होता है, इन ईस्ट द रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, वो बडिंग के द्वारा आपको रिप्रोडक्शन उनमें होता है ईस्ट में। नेक्स्ट हमने देखा था तीसरा, नंबर 3 पे आपको देखा था बडिंग के बाद हमने कुछ आपको क्या देखा था, स्पोरुलेशन, वो भी दे रखा था। स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर्स के द्वारा जो आपको फॉर्मेशन करते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरुलेशन। फिर उसके बाद हमने आपको देखा था वेजिटेटिव भी देखा। चौथा हमने अगर उसी का एक पार्ट देखा जाए तो वो अलग से आपको है वेजिटेटिव, प्रोपोगेशन कहते थे एज ए टाइप ऑफ प्रोपोगेशन। ये भी आपको एक टाइप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है, जो हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा डिटेल में हमने बता रखा था आपको बेटा। आज आपका इसमें का कुछ पॉइंट छूटा हुआ है, आपको लास्ट में दे रखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद आपको एनसीईआरटी में लाइन को मेंशन किया था कि ध्यान रखिएगा। तो हम यहीं से आपको डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव का कुछ पॉइंट आपको छूटा हुआ है, जो आपको आपके बेटा एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है, या फिर इम्पोर्टेंट में से याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
तो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में ये बात किया था कि प्लांट्स जो होते हैं, इन प्लांट्स जनरली ये प्लांट्स में पाया जाने वाला मेथड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट्स का कोई भी पार्ट या फिर उसकी रूट, स्टेम या लीफ, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स के द्वारा वो क्या करते हैं, उसका रूट्स के माध्यम से क्या होता है, वो नया ऑफस्प्रिंग या नए प्लांट्स का ग्रोथ होती है। तो वेजिटेटिव आप रिप्रोडक्शन में आता है, तो वो बाई रूट द्वारा भी हो सकता है, स्टेम द्वारा भी हो सकता है, एंड क्या हो सकता है आपको लीफ द्वारा होता है। इसमें जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि जो प्लांट्स में जो पार्ट आपको इन्वॉल्व होता है नया पौधा जनरेट करने के लिए, अर्थात उस प्लांट्स का वो पार्ट जो होता है वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जैसे हमने कहा था आपको कि उस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में आपको दे रखा था कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन को बेटा करते हैं वर्धी जनन कहा जाता है। वर्धी जनन होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एग्जामिनर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर सबसे ज़्यादा आपको इस पे आपको क्या होता है क्वेश्चन देता रहता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने देखा कि प्लांट्स में उनके पार्ट्स जो होते हैं, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, उसके द्वारा भी क्या होता है आपको जनन होता है। तो उस पॉइंट को कहते हैं हम, या फिर उस प्रोसेस को कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अर्थात इसमें वो पार्ट जो इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, जो पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में हमने देखा था ढेर सारी एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया हुआ था। जैसे देख लेते हैं फिर से हम बेटा, तो रनर, सकर, स्टार, राइजोम, बल्ब, बल्बिल्स, ये दिस टाइप्स, ये सारी जितनी भी है, ये सारे के सारे आपको जो हमने नाम में लिया वो एनसीईआरटी आप बेटा बुक में देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। वो सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं कि उसमें से आपको कंडीशन ये रही कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ये जनरली क्या होता है, वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली आपको दो तरह से हो सकता है। कुछ आपको जनरली जो भी हमने पढ़ा हुआ रनर, सकर्स, ये सारे बल्बिल, ये आपको वेजिटेटिव में आपको आते हैं नेचुरल टाइप्स के आते हैं। और एक होता है बेटा आपको आर्टिफिशियल या कृत्रिम कायिक जनन जिसे कहते हैं, जिसे कायिक जनन कहा जाता है या फिर वर्धी जनन कहा जाता है। तो कायिक जनन में आपको दो तरह से हो सकते हैं, एक तो नेचुरल होता है और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जो स्वतः आपको क्या होता है जनरेट करता है। तो उसमें जैसे हमने उस ट्यूबर का ले लिया जाए, अगर एग्जाम्पल हमारा ट्यूबर का लेके बेटा, तो नेचुरली जो आपको आलू होता है, जो उसको अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है उसकी, वो स्टेम जो होती है आलू का, वो जनरली क्या होता है कि स्वतः आपको क्या होता है एक नया प्लांट्स आपको मॉडिफाइड करता है। तो वो जनरली आपको करते हैं, जैसे ब्राज फिल्म का देखा था, उस पर लीफ के द्वारा जो होता है बड़े सारे बर्ड्स लगे रहते हैं, वो बर्ड्स आपको जर्मिनेट आते हैं, फिर उसके बाद वो लीफ टूट कर पौधे से गिर जाते हैं और एक नया पौधा वो बर्ड्स में से निकल जाता है, वो जो कलिकाएँ निकलती हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो सारे हमने देखा था वेजिटेटिव में, वो सारे आपको क्या होते हैं बेटा, आपको याद रखिएगा नेचुरली होते हैं, वो आपको आर्टिफिशियल नहीं होते। आर्टिफिशियल आज का छूटा हुआ है, तो आर्टिफिशियल का बहुत पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल में क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल में बेटा, आर्टिफिशियल में जो होता है वो आपको 4 टाइप्स के हम बता देते हैं, जो आपको नोट्स भी दे देंगे। शायद आपको एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, अदर बुक साल वाली बुक में देखेंगे तो अलग अलग बुकों में दे रखा है, तो वो पूछे भी जाते हैं। तो उसमें देखते हैं बेटा, पहला जो आर्टिफिशियल होता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो आपका बेटा होता है कटिंग, ध्यान रखिएगा, कटिंग होता है। दूसरा आपका होता है, दूसरा जो होता है बेटा वो होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग होता है, कटिंग हुआ और उसके बाद आपको क्या होता है क्या, ग्राफ्टिंग हुआ, कटिंग, ग्राफ्टिंग, उसके बाद आपको क्या होती है, तीसरी आपको ले सकते हैं लेयरिंग, लेयरिंग, और एक होता है एयर लेयरिंग। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखिएगा कि आपको 3 टाइप्स, आप 2 ही एग्जाम में लिख देंगे तो आपको एग्जाम में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको जानना है इन तीनों के बारे में कि लेयरिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, कटिंग क्या होती है और एयर लेयरिंग क्या होता है, उसको भी लिखना है। ठीक है, लिस्ट आपको कर लो, एयर लेयरिंग,
एयर लेयर। ठीक, देखेगा यहाँ पे। तो कटिंग में हम देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल वेजिटेशन प्रोपगेशन को हम स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो इधर के लिए जो कटिंग होता है, जैसे इनमें क्या होता है कि कोई प्लांट्स हो, उसकी स्टेम को यदि स्टेम को क्या करें हम, उसके कुछ पार्ट्स के जगह पे स्टेम के कुछ लेंथ पे हम क्या करते हैं, उसको कट कर लेते हैं। जैसे ही कट कर लेते हैं तो उसको, उस स्टेम के पार्ट्स को हम क्या करते हैं, ग्राउंड में या फिर कह सकते हो जमीन में थोड़ा सा क्या होते हैं, ढक देते हैं, गाड़ देते हैं। उसमें कुछ समय तक जब गाड़ रहेंगे तो बेटा उसमें से क्या करते हैं, तिरछा गाड़ देते हैं, और उसमें से क्या होती है बेटा, आपको धीरे धीरे कंडीशन ऐसे आएगी, उसको नेचुरल कंडीशन देते रहेंगे तो उसमें से आपको क्या होती है, कलिकाएं निकल रही। और हमने एक आपको याद रखा, बताया था कि स्टेम में आपको स्टेम की जो कंडीशन होती है उसमें हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट बताया था कि बेटा स्टेम में आपको नोड पाया जाता है एंड इंटर नोड मिलता है, नोड एंड इंटर नोड पाया जाता है। इसको आपको ध्यान होगा कि नोड एंड इंटर नोड ये स्पेशली कैरेक्टर ऑफ स्टेम, एंड नोड एंड इंटर नोड इज प्रेजेंट इन स्टेम बट नोड एंड इंटर नोड इज नॉट प्रेजेंट इन रूट। रूट में बिना नोड और इंटर नोड नहीं पाया जाता, जबकि स्टेम में आपको नोड पाया। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई अंकुरण होता है या फिर ब्रांचेस निकलती है वो आपको नोड वाले भाग से निकलती है। जैसे हमने बताया था गन्ने का, ये बेटा गन्ना है, तो मान लीजिए ये आपको रिंग लाइट बना रहा था गन्ने में, यहाँ से देख लीजिएगा, इससे विनोद करिए बेटा, ये आपको गन्ने में रहता है। तो गन्ने को काट करके हम जमीन में यदि लगाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि ये बीच वाला जो रिंग लाइट है इसी को बेटा बोलते हैं नोड, इसी को नोड कहते हैं। एंड देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला, नोड मिला, क्या बताया था। और ये वाला भाग जो होता है बेटा, ये आपका, ये इसका क्या होता है, इंटरनोड होता है, ये इंटरनोड कहलाता है। अब देखिए जब भी ब्रांचेस होंगी तो वो नोड वाले पार्ट से होंगी। इसी तरह से जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग में क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं और बेटा उसको जमीन में लगाते हैं, और उसके बाद आपको क्या होता है, उसके नोड वाले भाग से अंकुरण होता है और नए पौधे का निर्माण होता है। तो दिस टाइप इज कॉल्ड कटिंग, उसको कहा जाता है कटिंग द्वारा। ठीक है, वो आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है। जैसे गन्ने को लगाते हैं तो वो आपको कटिंग नहीं आ सकता है। आपको एग्जाम्पल देख सकते हो कि शुगर केन हुआ, रोज फ्लावर जो होते हैं, रोज की भी स्टेम आपको लगाई जाती है। फिर लेमन हुआ, उसके भी आपको क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, आपको वो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल भी नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको आता है बेटा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का क्या होता है, ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कटिंग में। इसमें क्या होता है, जनरली एक कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि कॉमर्शली बहुत यूज़ किया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, क्योंकि जब पौधा क्या होता है, एक पौधा बहुत वीक है और दूसरा पौधा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वीक पौधा जो होता है उसकी क्या करते हैं हम बेटा, क्या करते हैं उसके ऊपर इसके स्टेम को कट करके वो क्या कहते हैं नीचे का भाग, और दूसरे वाले अच्छे पौधे का स्टेम को कट करके उन दोनों के स्टेम को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। जैसे इस टाइप का आपको देख सकते हो, मान लीजिए एक पौधा है, हमने इसकी स्टेम लिया और उसके रूट सहित लिया, ये आपको स्टेम यहाँ से कट किया हुआ, इसी का एक दूसरे पौधे का है, ये आपको ध्यान रखिएगा इस टाइप का। अब यहाँ से हम दोनों को क्या करते हैं बेटा, बाइंड करें। ये आपको दूसरा प्लांट्स का स्टेम है और ये आपको एक दूसरे अदर प्लांट्स के स्टेम है। दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसको अलग से इसको ग्रो करवाया जाता है। तो इसके द्वारा जो इस तरह इस मेथड से आपको क्या होता है, जो प्लांट के यूज़ किया जाता है या फिर ग्रो करवाया जाता है, उसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब कार्बन लगाना, जो कि आपको क्या होता है, दो प्लांटों के बीच में होता है। जैसे आपको फ्लावर है, एक फ्लावर रोज का किसी का है, रोज का ही ले लो, यदि वो आपको वाइट फ्लावर दे रहा है और रेड फ्लावर की स्टेम काट के हम एंकर प्लांट का हम लगा देंगे, तो वो आपको कमर्शियली क्या हो जाएगा कि उसमें रेड और वाइट फ्लावर दोनों लगेंगे। इसीलिए अधिकतर ये यूज़ किया जाता है बेटा आपको मैंगो में। जितने भी नर्सरी में आपको मैंगो मिलेंगे तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बेटा वो ग्राफ्टिंग के द्वारा बनाया गया रहता है, जिसको हम यूज़ करते हैं या फिर ग्रो करवाते हैं, वो अच्छी प्रजाति हमारी विकसित होती है। तो ये ग्राफ्टिंग हुआ। फिर नेक्स्ट आपको देखते हैं बेटा, आपको बचा हुआ क्या, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि इसमें कंडीशन ये रहती है कि लेयरिंग का मतलब एक अंडरग्राउंड वो क्या होता है, जनरली लेयरिंग हम देख रहे हैं। तो यदि एक पौधा है, मान लो ये पौधा है बेटा, ये पौधा है
यहाँ से इसकी रूट निकली है, इस पौधे की एक स्टेम निकलती है जो इसको क्या कहते हैं बेटा, ये जमीन के अंदर ढक देते हैं, उसकी स्टेम ढक देते हैं। और कुछ समय बाद देखेंगे कि जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड किए हुए स्टेम को वो क्या करते हैं, वहाँ से बेटा आपको रूट निकलने लगती है। और जैसे ही जब रूट निकलने लगती है तो हम क्या करते हैं, इसकी स्टेम को कट कर देते हैं। अब उसके बाद आपको ये प्लांट अलग हो गया, यहाँ से एक नया पौधे का क्या होता है, निर्माण हो गया। तो ये पॉइंट आपको ठीक इसके लिए लेयरिंग द्वारा, इसको हम कहते हैं बाय लेयरिंग। तो 3 मेथड हमने देखा, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। और लास्ट में आपको एयर लेयरिंग क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा एयर लेयरिंग का भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि एयर लेयरिंग क्या होता है कि जैसे आपको कोई पौधा है तो वो अंदर इसकी स्टेम को अंडरग्राउंड नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसकी स्टेम को थोड़ा सा कट करते हैं बेटा यहाँ पे। यहीं से आपको क्या कर लीजिए, मान लीजिए कोई पौधा इस तरह से निकला हुआ है, इसको यहाँ से कट करते हैं, इस वाले पार्ट से पूरा का पूरा नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा कट करते हैं और यहाँ पे कुछ बांध देते हैं, जैसे प्लास्टिक कवर लगा के बांध देते हैं, मोम्स एंड प्लास्टिक। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि यहाँ से इसमें से रूट क्या होती है, ग्रो करने लगेगी। जैसे ही रूट ग्रो करने लगेगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कट करके बिल्कुल अलग कर देते हैं और उससे नए पौधे का जनरेशन करवा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस माध्यम से आपको क्या होता है, जिसे कहते हैं एयर लेयरिंग, क्योंकि वो एयर में हो रहा है इसलिए हम एयर लेयरिंग। और ये वाली लेयरिंग याद रखिएगा कि इसके स्टेम को हम अंडरग्राउंड क्या करते हैं, अंडरग्राउंड करते हैं, फिर उसके बाद आपको जब इसमें से स्टेम रूट निकलने लगते हैं तो उसको हम कट करते हैं। तो इस तरह से ये मेथड जितने भी हमने देखा वो आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही है, और ये आर्टिफिशियल था जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा आपको तो पूछा जाएगा कि कायिक जनन होता क्या है या वर्धी जनन क्या होता है, और क्या कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन की 2 विधियों का उल्लेख करें। तो आप इनमें से 4 बताएं, तो आपको 4 में से 2 भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल्स क्या होंगे, क्योंकि आपका बेटा सिलेबस थोड़ा सा लंबा है तो हमको अपने लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी बढ़ाना होगा और आपको जल्दी कन्वर्ट करना होगा। ये था आपको बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन खत्म हुआ, जो कि एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन। कुछ एनिमल्स, एनसीईआरटी के लास्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ कि कुछ एनिमल्स में some animals सब एनिमल्स इन आवर योर बॉडी, या फिर उनके बॉडी जो होते हैं, उनकी बॉडी क्या होती है, कुछ फ्रेगमेंट्स में क्या होती है, टूट जाती है। फ्रेगमेंट्स का मतलब कुछ टुकड़ों में क्या होती है, टूट कर निकल जाती है। और वो टुकड़ा जितने टुकड़ों में टूटकर फ्रेगमेंट में डिवाइड हुए रहते हैं, उसका अलग अलग जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं वो अलग अलग जीवाणु का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जो आपको देखने को मिलता है किसमें बेटा, हाइड्रा में मिलता है। तो हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपको फ्रेगमेंटेशन का। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन ध्यान रखना है, फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हमने बताया बेटा हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है, यदि हाइड्रा की इसमें रीजनरेशन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसके कितने भी पार्ट आपको फ्रेगमेंट टूट कर बॉडी से अलग हो जाएंगे, वो आपको फिर से उसके फ्रेगमेंट क्या होते हैं, एक नए हाइड्रा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो अब तक हमने क्या देखा कि ये असेक्सुअल मेथड में देखा। असेक्सुअल मेथड का ये सारा पॉइंट आप व्यू था। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था, तो हमने लास्ट में लेक्चर में बता दें कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले आपको क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको हम देखते हैं। तो सारे आपको सारे मिल जाएंगे, इसके सारे नोट्स दे दूंगा बेटा, आपको ध्यान रखिएगा, तो आपको कंफ्यूज ना करें, आपको सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, खाली आप घर पे पढ़िए। उसके बाद आपको जो एनसीईआरटी का मेंशन क्या किया हुआ है उसको देखते हैं कि एनसीईआरटी का साफ साफ दिखा होगा कि कल हमने बताया था कि आपको टेरर ऑफ बंगाल। तो ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बात किया हुआ था टेरर ऑफ बंगाल के बारे में कि टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है। ध्यान रखिएगा, टेरर ऑफ बंगाल नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ जाता है, कभी कभी कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को कहा जाता है, ऑप्शन में दे रखा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया में एक पौधा है जिसका नाम है बेटा वाटर हाइसिंथ।
ठीक है। वाटर हाइसेंट जो होता है, जिसको हिंदी में आप कहते हो, जनरली देखे भी होंगे, बहुत सारे तालाबों में आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, ग्रीन कलर के होते हैं, उसका थोड़ा सा वो फूला हुआ भाग रहता है, ऊपर से पत्तियाँ रहती हैं, फिर फ्लावर उसके बड़े सुंदर होते हैं। तो वो जो वाटर हाइसेंट, जिसे आप जनरली क्या कहते हो, जलकुंभी, जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी एक ऐसा प्लांट्स है जो आपको इंडिया में बहुत पाया जाता है। तो वो वाटर हाइसेंट जो आपको एक्वेटिक प्लांट होता है, ध्यान रखिएगा, वाटर हाइसेंट, वाटर हाइसेंट, इसका बॉटल नेम बिठाए वो भी नोट करिएगा, इकॉर्डिया का लिखा है, इकॉर्डिया कहते हैं इसको, वाटर हाइसेंट या इकॉर्डिया। तो वाटर हाइसेंट को ही हम क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। क्यों कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में ये जो पौधा आया था, ये आपको बेटा बाहर से आया था या फिर विदेश से आया था। ये पौधा फॉरेन से लाया गया, और इसको जब लगाया गया तो इसको कुछ लाभ के लिए लगाया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, बड़ा घातक सिद्ध हुआ। जनरली इसमें क्या होता है, हायर कैपेसिटी होती है रीजनरेशन करने की। रीजनरेशन का समझ सकते हो कि उसके अलग अलग पार्ट अगर हम कितने भी पार्ट डिवाइड कर दे तो वो फिर से जनरेट कर सकता है। तो ये वाटर हाइसेंट जब लाया गया तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या होता है, एक झील में लगाया गया, तो वहाँ की जो झीलें थी वेस्ट बंगाल की, वो सारी की सारी बेटा ढक गई, और उसका प्रभाव क्या हार्मफुल होने लगा। वो क्या किया कि उसमें जो नेचुरली ऑक्सीजन होती है, क्योंकि तालाबों में बेटा ऑक्सीजन का आपको आदान प्रदान होता रहता है, वाटर में ऑक्सीजन में, और उसमें जल में एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो वो क्या हुआ, जिस झील में आपको ढेर सारे आपको वाटर हाइसेंट मिलते हैं, वाटर हाइसेंट मिलने लगा, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे एक्वेटिक जो लाइफ होती थी वो बेटा डेट करने लगी, वहाँ पे जो फिशेस थी वो डेट करने लगी, वहाँ पे कमर्शियल आपको क्या हुआ कि वो मिलने नहीं लगा, उनको ऑक्सीजन आपको कमी होने लगी, वहाँ पे बहुत सारे एडवर्स कंडीशन का उनको सामना करना पड़ा, और वो डेट करने लगे वहाँ के एक्वेटिक लाइफ। तो इसके लिए क्या हुआ, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको हटाने के लिए, तो उस पर बहुत सारे हटाया गया, कुल्हाड़ियों से काट के निकाला गया। तो उसका अगर थोड़ा सा भी देखा गया कि उसके सारे कुछ पार्ट छोटे छोटे टुकड़े टूट कर वहाँ पे पड़े रह गए, और देखा गया कि कुछ समय बाद वो फिर से पूरा का पूरा झील या तालाब क्या होता है, वाटर हाइसेंट से भर जाता है। तो ये बड़ा डेंजरस प्लांट साबित हुआ, इसलिए वेस्ट बंगाल में बहुत घातक साबित हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या बेटा, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है इसको, वाटर हाइसेंट को या इकॉर्डिया। तो ध्यान रखिएगा, जबकि इसके फ्लावर का शेप बड़ा सुंदर होता है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इसमें लगते हैं, देखने को मिलता है वाटर हाइसेंट में। तो ये कंडीशन आपको मिली क्या बेटा, इसमें क्या कहते हैं कि पॉइंट मिली कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने अलग से आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया था, वो देखिए। अब हमने सारे वेजिटेटिव के पार्ट आपको देखे, ग्राफिलम देखा, सकर्स देखा, रनर्स देखा, ट्यूबर देखा, तो उसको बाद में हमको ज़्यादा डिस्कस करने का पॉइंट है, खाली आपको याद रखिएगा रनर्स क्या होता है, हमने बता दें ग्रास में, ग्रासेस क्या होते हैं, रनर करके जाती है, इसलिए हम रनर्स कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही करते हैं। फिर उसके बाद हमने सकर्स भी देखा था कि अंडरग्राउंड स्टेम होती है, कुछ दूर से जाके निकल जाती है, उसको हम कहते हैं क्या, सकर्स बोलते हैं। उसके बाद राइजोम देखा था, जिंजर में हमने देखा था राइजोम का अंडरग्राउंड ही स्टेम होती है, उसके बल्ब निकलते हैं, वहाँ से शाखा निकलती है, उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है, वो आपको जिंजर में आपको राइजोम देखने को मिलता है। तो ढेर सारे एक्सेट्रा जो एनसीईआरटी में थे वो हमने आपको डिस्कस कर लिया। अब बात आती है, पॉइंट पे आते हैं इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको डिस्कस कर लिया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम एक और आपको देखा है डिफरेंस, हम आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल का कर देते हैं कि सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंसेस क्या है। इस असेक्सुअल तो हमने पूरा क्लियर कर दिया, तो ध्यान रखिएगा असेक्सुअल में, असेक्सुअल और जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए सेक्सुअल, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको 3 या 4 लिखने पड़ते हैं, आपको जितना याद हो, तो मैं आपको 3 से 5 बता देता हूँ, 4 या 5 बता दूंगा जो आपको याद रहेगा और आप लिख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा असेक्सुअल, असेक्सुअल का मतलब अलैंगिक जनन, सेक्सुअल का मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा।
कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या हमने बता रखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप का इसमें इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व लिखिएगा involve only one parent, ध्यान रखिएगा। ये आपको मालूम होगा कि हमने बता रखा था कि मेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा टाइप होता है जिसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल्स क्या होता है पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल में, जबकि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल। टू पैरेंट इसमें आपको दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, याद रखिएगा अपोजिट सेक्स के मेल एंड फीमेल होंगे, जबकि इसमें एक ही भाग लेता था। पहला आपको डिफरेंस देखने को मिला। दूसरी पॉइंट आपको नोट डाउन करिएगा कि दूसरी वाली पॉइंट ये है कि इनमें क्या होता है असेक्सुअल में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट फॉर्मेशन, और जबकि क्या होता है सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा, इसमें गैमेट्स नहीं बनते। और हाँ याद रखिएगा, मैं आपको कहेंगे सर डाउट होगा कि हमने तो बताया था सेक्सुअल की शुरुआत में एक एनसीईआरटी लाइन में लिखा हुआ था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो उसको डिस्कस करते हैं। और इसी के क्वेश्चन पे आपको हमने बता रखा था, कमेंट्स में बहुत सारे आए थे, सर ने पूछ रखा था। ध्यान रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट्स बनते हैं, लेकिन बेटा रेयर केस में बनते हैं, हर बार नहीं ऐसा कि गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है। उसमें कभी कभी रेयर केस में क्या होता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स के फॉर्मेशन में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। अर्थात अगर गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो वो बेटा आपको आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रेयर केस में जनरली आपको गैमेट का फॉर्मेशन जो भी हमने देखा हुआ बायोलॉजी फ्यूजन में और ट्यूबर्स के सर में, उसमें आपको बेटा क्या कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन में स्पोर्लेशन में उसमें गैमेट नहीं बनता। लेकिन रेयर केस में कभी एडवर्स कंडीशन आती है तो उसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें गैमेट कभी फ्यूज नहीं करेगा। दो गैमेट यदि डिफरेंट टाइप के गैमेट है तो दोनों आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, वो स्वतः क्या होता है कि जर्मिनेट कर लेता है, डायरेक्टली क्या होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो गैमेट्स होता है। इसलिए वो प्रोसेस आपको क्या होता है असेक्सुअल ही कहलाता है। तो आपको कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि आपको एनसीईआरटी में लिखा है गैमेट्स के प्रेजेंस में एब्सेंट में, दोनों लिखा था गैमेट्स के प्रेजेंस में एब्सेंस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें तो आपको इसमें गैमेट का फॉर्मेशन अवश्य होता है। ध्यान रखिए कि गैमेट का फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक गैमेट नहीं करेगा यही गैमेट का इसमें फ्यूजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि गैमेट बनते हैं और गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है। यदि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता तो बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्या होता है कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसलिए कहा जाता है कि गैमेट बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और गैमेट का फ्यूजन भी होता है, और फ्यूजन के बाद आपको क्या होता है जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा लो गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट, यहाँ पे ये लेक्चर का पॉइंट आपको याद रखिएगा, कोई पूछे तो बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तीसरे का आपको क्या कहते हैं कि इनमें क्या होता है बेटा, इनमें ध्यान रखिएगा कि जब इनमें गैमेट्स बनता है तो आपको लिख सकते हो कि नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं था, फ्यूजन वाली बात अभी बताई। तो यहाँ पे लिखोगे कि आपको नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन का मतलब बेटा इसमें गैमेट फ्यूज नहीं करते हैं, गैमेट बन भी सकते हैं लेकिन फ्यूज नहीं होते। तो ये ध्यान रखिएगा नो फर्टिलाइजेशन गैमेट के फ्यूजन को भी प्रोसेस को बेटा फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हम
जल्दी जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखेंगे, इंटरेस्टेड पॉइंट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको गैमीट बनता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। ध्यान रखिएगा, गैमीट का फ्यूजन होता है अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, चौथे पॉइंट पे आएंगे कि इनमें जो होती है, जो आपको इसको जो भी आपको फॉर्मेशन होता है वो हमेशा इसमें जो सेल डिवीजन होगा या फिर डिवीजन के द्वारा जो होता है, डिवीजन ऑफ सेल का जो होता है वो हमेशा बेटा क्या होता है, माइटोटिक। माइटोटिक या माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन जिसको बोलते हैं बेटा आपको क्या, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। सारे प्रोसेस सेक्सुअल में जितने भी प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए होंगे, जो विभाजन होगा वो माइटोसिस द्वारा होता है। जबकि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको है अलग होता है, सेल डिवीजन पढ़ा हुआ सोसाइटी में होता है 11वीं क्लास में, तो वहाँ पे आपको बताया होगा कि माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिवीजन होते हैं। तो इनमें क्या होता है, सदैव जो गैमेट्स बनेंगे वो हमेशा मियोसिस के द्वारा, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। एंड इनमें क्या कहते हैं, मियोसिस डिवीजन फॉर्म टू क्या कहते हैं, गैमेट एंड गैमेट फ्यूज्ड टू फॉर्म द जाइगोट। और जाइगोट जब होगा तो जाइगोट में आपको माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा कि मियोसिस से गैमीट बनेगा, मियोसिस इसमें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस के दौरान गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनने के बाद गैमीट फ्यूज करेगा, उससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट भी डिवाइड करता है। तो जाइगोट में जो डिवीजन होगा वो मियोसिस नहीं होगी बल्कि क्या होगी, माइटोसिस। तो फिलहाल ये आपको पॉइंट था, इनमें क्या कहते हैं 3-4 पॉइंट हमने बताया। नेक्स्ट क्लास वाला और भी नोट कर सकते हो। इनमें जो होता है जनरली प्लांट्स या फिर जो भी आसेक्सुअल में होता है, ये बेटा आपको फेवरेबल कंडीशन में होगा और ये न्यूमरस नंबर में होगा, ढेर सारे नंबर्स में आपको नंबर ऑफ इंक्रीज होंगे, ढेर सारे नंबर में रैपिडली आपको बनेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको ढेर सारे क्या होता है, पॉलन ग्रेन जैसे पौधा सेक्सुअल क्या होता है जिसमें ढेर सारे आपको फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो वो बहुत कम समय में आपको शॉर्टर टाइम में आपको रैपिड क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टाइम में रैपिड ग्रोथ है, रैपिडली जनरेट करते हैं, रिप्रोड्यूस रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं। जबकि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेरा आपको क्या होता है, लॉन्गर टाइम होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। तो इसकी जो समय होगी वो ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, लॉन्ग टाइम स्पेंड करता है, लॉन्ग टाइम करेगा। और जनरेशन जो होता है रैपिडली ग्रो नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे होता है। और इसमें क्या होता है, मेनी नंबर्स आप इंक्रीज करेंगे, इसमें लेस नंबर। ध्यान रखिएगा, लेस नंबर मतलब आपको कम आपको क्या होती है, जनरेशन होती है। इसमें ढेर सारे बनते हैं आपको आज, इसमें क्या होता है, कम होता है, लेस नंबर। तो ये रहा आपको डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, मैं नोट्स में भेजूंगा फिलहाल, आपको जो भी यहाँ पे नोट डाउन करना चाहते हो तो इसके स्टार्ट करके फिर से मेरा आपको घर पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल जितने भी हमने 4-5 आपको लिखे वो नियर अबाउट आपको सारे याद हो गए होंगे, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आती है बात आपका ये सेक्सुअल और असेक्सुअल खत्म हुए। कुछ पॉइंट आपको नोट करता हूँ जो पूछते ही जाते हैं बेटा, वो ध्यान रखिएगा ताकि आपको एनसीईआरटी थोड़ा सा हट जाते हैं, एनसीईआरटी थोड़ा सा हट जाएंगे बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं, आपके नॉलेज के लिए वो इसके शॉर्ट लेके आपको एक वर्ड आता है बेटा, एपोमिक्स। ये सारे आगे वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, जैसे सेकंड चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो उसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे नाम खाली आपको नोट करना कि ये आपको है क्या टॉपिक। एपोमिक्सिस का मतलब होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट है आपको एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपको एक और है, वर्ड हमने दिया था उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोन। क्लोन में क्या कहा था हमने, मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर ऑफस्प्रिंग। सिमिलर ऑफस्प्रिंग इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं बेटा वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल क्या होते हैं, आपको सिमिलर होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पेरेंट्स के समान होते हैं। सेक्सुअल में यूज किया भी था आपको, यदि आपको जो क्लोन वर्ड यूज होता है वो ऑफस्प्रिंग, ऐसे ऑफस्प्रिंग जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं, समान होते हैं, एक समान, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजी के आधार पे या जेनेटिकल हो, बिल्कुल एक समान, उनमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं क्लोन। और एक है ये आपको पॉइंट आपको नोट कर सकते हैं, 3 पॉइंट आपको लिख किया था जो डिसिमिलर था बेटा, तो ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट आपको याद रहे कि एपिमिक्सिस क्या होता है, एम्फीमिक्सिस क्या होता है, एंड क्लोन क्या होता है। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, खुद आप बताएंगे। अब आते हैं हम अपने बेस टॉपिक फंडामेंटल, बेस टॉपिक पे आते हैं। आपका लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आपका करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा बेटा, आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बताएंगे वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जो इंसानी का नेक्स्ट है, हम आशा करते हैं कि आप पढ़ के भी आइएगा और इंसानी का आगे का पढ़ लीजिएगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताने वाले हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और शायद आपको आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज खत्म कर चुके हैं उसका, और इससे हमने जितनी भी इंसानी आपको इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारे बता दिए, आप भी घर पे पढ़ लीजिए। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और लेक्चर को यदि समझ नहीं आता तो उसको एक बार नहीं बल्कि दो बार नहीं आपको 3 बार देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए। जो हमने इंग्लिश वर्ड यूज़ किए हैं वो एनसीईआरटी से आपको हिंदी मीडियम के लेके बैठे हैं, तो उसको देख लीजिए, आप पढ़ेंगे बिल्कुल आपको क्या होता है समझ में आ जाएगा। और धन्यवाद, थैंक्स। आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपको क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।